यह कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसके सिर से पिता का साया सिर्फ 2 साल की उम्र में उठ गया। उसकी मां ने कैसे मुश्किलों के बीच अकेले उसे पाला, यह अपने आप में एक बड़ी बात थी। फिर जब बड़ा हुआ तो उसे अपने ही बिजनेस पार्टनर से धोखा मिला, लेकिन इसके बावजूद उसी ने वो कार बनाई जो सदी की सबसे लग्जरी कार मानी जाती है। यह वही कार है जो हिटलर की भी फेवरेट थी। लेकिन इसके पीछे एक सच्चाई और है। इस कंपनी ने करीब 60 लोगों से जबरदस्ती फैक्ट्री में काम करवाया था। और कभी सोचा है इस कार का नाम मर्सिडीज बेंज कैसे पड़ा? अगर यह सवाल आपके मन में भी है तो चलिए इस डॉक्यूमेंट्री में साथ चलते हैं और हर रात से पर्दा उठाते हैं। क्या आपको पता है कार्ल बेंज का जन्म जर्मनी के मुलबर्ग शहर में हुआ था 25 नवंबर 1944 को। उनके पिता रेलवे में इंजन चलाते थे और मां घर संभालती थीं। लेकिन जब कार्ल सिर्फ 2 साल के थे तभी उनके पापा दुनिया छोड़कर चले गए। मां पर पूरा बोझ आ गया और मजबूरी में उन्हें इधर उधर छोटे मोटे काम करने पड़े ताकि कार्ल को पाल सकें। शायद यही वजह थी कि कार्ल शुरू से ही पढ़ाई में खूब मेहनत करते थे। उनकी मां की हर तकलीफ उन्होंने देखी थी। 15 साल की उम्र में ही कार्ल ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम पास कर लिया था। सोचिए, इतने छोटे से उम्र में। इसके बाद उन्होंने कार्ल श्रू पॉलिटेक्निकल स्कूल में दाखिला लिया। पढ़ाई खत्म होते ही कार्ल ने अलग अलग जगह काम करना शुरू कर दिया। कभी किसी फैक्ट्री में, कभी ड्राफ्ट्समैन या डिजाइनर बनकर, और कभी लोहे की कंस्ट्रक्शन कंपनी में। इन सब नौकरियों के दौरान भी कार्ल के दिमाग में हमेशा कुछ नया करने का आइडिया घूमता रहता था। वह अपने आसपास देख रहे थे कि जमाना बदलने वाला है, घोड़ा गाड़ियों का दौर जाने वाला है। कार्ल को यकीन था कि एक दिन ऐसी कार बनेगी जो बिना घोड़े के खुद चल सकेगी। जब वो 27 साल के हुए तो उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने एक मैकेनिक ऑंग्स्ट रिटर को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया और मिलकर एक लोहे की वर्कशॉप खोल ली। लेकिन शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। कंपनी में दोनों के शेयर्स बराबर थे और कार्ल चाहते हुए भी सब कुछ छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी कमाई का एकमात्र सहारा वही वर्कशॉप थी। इसी दौर में कार्ल की जिंदगी में एक और मोड़ आया। एक लड़की बर्था रिंगर उनकी जिंदगी में आई। बर्था के घर वालों ने उसकी शादी के लिए जो दहेज जमा किया था, उसी पैसों से बर्था ने ऑगस्ट रिटर के सारे शेयर्स खरीद लिए और कार्ल को वो आजादी मिल गई जिसकी उन्हें जरूरत थी। अब जब ऑगस्ट रिटर के सारे शेयर्स बर्था ने खरीद लिए तो कार्ल बेंच और बर्था ही उस लोहे की फैक्ट्री के असली मालिक बन गए। इसके बाद अगले करीब 10 सालों तक कार्ल बेंच का पूरा ध्यान इंजन और कार के नए नए हिस्से बनाने पर रहा। इन सालों में उन्होंने एक एक करके इतने पेटेंट अपने नाम किए, जैसे इंजन की बैटरी को कैसे इग्नाइट किया जाए, गियर शिफ्टिंग का सिस्टम, क्लच, कार्बोरेटर, इंजन कूलिंग, स्पार्क प्लग और स्पीड रेगुलेटर। इतनी इनोवेशन के बावजूद कंपनी की कमाई नहीं बढ़ पाई। कार्ल को बार बार अपनी कंपनी के शेयर्स बाहर के निवेशकों को बेचने पड़ते ताकि पैसों का जुगाड़ हो सके। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि उनके पास सिर्फ 5% शेयर्स ही बचे। इसका असर यह हुआ कि बाकी सभी निवेशकों ने मिलकर कार्ल को कंपनी के ऊंचे पद से हटा दिया। वह बहुत दुखी थे और उन्हें समझ आ गया कि अब उनके सपने इसी कंपनी में रहकर पूरे नहीं होंगे। आखिरकार उन्होंने फैक्ट्री छोड़ दी और फिर से शून्य पर आ गए। कुछ हफ्ते बीते होंगे कि उनकी मुलाकात दो भाइयों से हुई, मैक्स रोज और फ्रेडरिक विल्हेम। यह दोनों एक साइकिल शॉप चलाते थे। तीनों ने मिलकर एक नई कंपनी खड़ी की। नाम रखा बेंज एंड सी। कंपनी ने शुरुआत से ही बढ़िया पकड़ बना ली और अब कार्ल को पूरी आजादी थी। जितना चाहे इंजन और कार के डिजाइन पर काम कर सकते थे। 1885 में कार्ल बेंज ने आखिरकार एक ऐसी कार बना ही दी जो खुद चल सकती थी। हालांकि पहली बार में सब सही नहीं हुआ। कार का पहला मॉडल दीवार से टकरा गया और इसलिए बिक भी नहीं पाया। लेकिन हार मानना किसे कहते हैं, कार्ल ने नहीं जाना। अगले साल उन्होंने दूसरा मॉडल निकाला और 2 साल बाद तीसरा। बर्था को पूरा भरोसा था कि तीसरा मॉडल सबसे ज्यादा चलेगा, लेकिन उसकी मार्केटिंग जरूरी थी। बर्था चाहती थी कि इस कार की खूब पब्लिसिटी हो, मगर कार्ल को डर था
कि कहीं पहले मॉडल की तरह फिर कोई गड़बड़ ना हो जाए। इसी वजह से वह प्रमोशन करने से हिचकिचा रहे थे। 1888 की गर्मियों की वो रात थी। बर्था बेंच ने अचानक एक बड़ा फैसला लिया। चुपके से वह उठी, अपने 5 बच्चों के पास गई और उनमें से 2 बेटों रिचर्ड और यूजीन के कान में कुछ फुसफुसाया। फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वो चुपचाप अपने पतिकाल के पास वापस आकर लेट गई। सुबह होते ही बर्था अपने दोनों बेटों के साथ धीरे से घर से निकली। उन्होंने बेंज मॉडल 3 कार निकाली, उसे स्टार्ट किया और निकल पड़ी अपने मायके यानी मां के घर, जो वहां से 106 किलोमीटर दूर था। रास्ते में जब गांव शहरों के लोग पहली बार खुद चलने वाली कार को सड़क पर दौड़ते हुए देख रहे थे, तो हैरान रह गए। कुछ तो डर के मारे भूत भूत चिल्लाने लगे, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि बिना घोड़े के भी कोई गाड़ी चल सकती है। लेकिन बर्था ने किसी की परवाह नहीं की। मॉडल 3 में उस वक्त सिर्फ 4.5 लीटर फ्यूल की टंकी थी। फ्यूल खत्म होते ही उन्होंने कार को एक फार्मेसी पर रोका, क्योंकि उन दिनों पेट्रोल पंप तो होते नहीं थे। इसलिए उन्होंने पेट्रोलियम सॉल्वेंट लिग्रॉइन फार्मेसी से खरीदा और कार में डाला। सफर आसान नहीं था। बीच बीच में सड़कें खराब थीं, कार बार बार बंद हो जाती थी। कई बार बर्था ने कार रोककर अपने बेटों को नीचे उतारा और खुद अपने हेयरपिन से गाड़ी को रिपेयर किया। एक जगह ब्रेक्स पूरी तरह घिस गई, क्योंकि वो लकड़ी की थी। बर्था ने कार को नजदीक की एक मोची की दुकान पर रोका और मोची से लेदर के ब्रेक्स बनवा लिए। 106 किलोमीटर का यह सफर पूरा करने में बर्था और उनके बेटों को 12 घंटे लग गए। जब वह अपनी मां के घर पहुंची, तो उन्होंने टेलीग्राम से कार्ल बेंच को खबर दी कि यात्रा सफल रही। कुछ दिनों बाद बर्था इसी कार से वापस लौटी। इस पूरी यात्रा से न सिर्फ बेंच की कार को जबरदस्त पब्लिसिटी मिली, बल्कि ब्रेक और बाकी कई हिस्सों की कमियां भी सामने आईं, जिन्हें बाद में सुधार दिया गया। यूं पहली बार एक पत्नी ने अपने पति की इन्वेंशन को बिना किसी डर के पूरी दुनिया के सामने पहुंचाया, और इस एक सफर ने बेंच के बिजनेस को एक नई पहचान दिला दी। कुछ ही वक्त में बेंच की कंपनी जर्मनी में नाम कमा चुकी थी। लेकिन तभी एक नई चुनौती सामने आई। डाइमलर मोटर्स नाम की कंपनी, जिसमें गॉटलिब डाइमलर और विल्हम मेबक 2 कमाल के इंजीनियर पार्टनर थे। डाइमलर सिर्फ इंजीनियर ही नहीं, बल्कि एक शानदार बिजनेसमैन भी थे। वो जानते थे कि कमाई को कैसे बढ़ाया जाए और किस तरह अपने प्रोडक्ट को दुनिया के सामने लाया जाए। इस बीच बेंज और डाइमलर दोनों कंपनियों के बीच तगड़ी टक्कर शुरू हो गई। डाइमलर ने 1887 में 35 हॉर्स पावर वाली एक ऐसी कार निकाली जिसने मार्केट में टहलका मचा दिया। जल्द ही उनकी कारें भी उतनी ही फेमस हो गई जितनी बेंच की। लेकिन वक्त ने करवट ली। जर्मनी की आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ गई और कारें बिकनी कम हो गईं। ऐसे में दोनों कंपनियों ने फैसला किया कि क्यों ना एक दूसरे के मुकाबले की बजाय साथ मिलकर कुछ बड़ा किया जाए। यही सोचकर बेंच और डाइमलर की कंपनियां मर्ज हो गईं। नई कंपनी का नाम रखा गया डाइमलर बेंज। अब जो भी नई कारें बनती, उन्हें डाइमलर बेंच कहने की बजाय मर्सिडीज बेंज नाम दिया गया, जो बाद में लग्जरी का दूसरा नाम बन गया। इन कारों को डिजाइन करने वाले फेमस डिजाइनर थे फर्डिनेंड पोर्शे, जिनका नाम आज भी ऑटोमोबाइल वर्ल्ड में बड़े सम्मान से लिया जाता है। 1929 में 84 साल की उम्र में कार्ल बेंच का निधन हो गया। अब कहानी में एंट्री होती है एडोल्फ हिटलर की। हिटलर को मर्सिडीज बेंज इतनी पसंद थी कि वो अक्सर इन्हीं कारों में सफर करता था। उस दौर में हिटलर चाहता था कि पूरी दुनिया माने कि जर्मनी की कारें सबसे बेहतरीन हैं। इसीलिए उसने डाइमलर बेंज कंपनी से कहा कि ऐसी कारें बनाओ जो सबसे तेज, सबसे शानदार हों। जल्द ही मर्सिडीज बेंज की कारें वर्ल्ड रेसिंग इवेंट्स में छा गईं, लगातार जीत हासिल की। हालांकि इसी दौरान दुनिया ने एक और स्याह सच भी देखा। दूसरे विश्व युद्ध के वक्त हिटलर ने कंपनी को आर्मी के लिए वाहन बनाने को कहा। पहले महिलाओं को काम पर रखा गया, लेकिन जब काम कम पड़ा तो हजारों यहूदी कैदियों को भी फैक्ट्री में जबरन काम करवाया गया। एक समय पर करीब 60,000 कैदी मर्सिडीज बेंज की फैक्ट्री में मजदूरी करने को मजबूर थे। जैसे ही जर्मनी ने युद्ध हार दिया,
कंपनी की इमेज बुरी तरह से गिर गई। जर्मनी के बाहर के जितने भी प्लांट्स थे, सब छीन लिए गए। सिर्फ जर्मनी में ही मर्सिडीज बेंज के प्लांट्स बचे। पर वक्त के साथ कंपनी ने अपनी इमेज सुधारनी शुरू की। पहले एम्बुलेंस बनाई, फिर पुलिस के लिए गाड़ियां और बाद में फिर से आम लोगों के लिए शानदार कारें बनाना शुरू कर दिया। आज अगर आप 2022 का ही डाटा देखें तो मर्सिडीज बेंज ने 24 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेचीं, जिनकी कुल कीमत करीब 13,440 बिलियन इंडियन थी, जो किसी भी भारतीय यूनिकॉर्न कंपनी से कहीं ज्यादा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद मर्सिडीज बेंज ने एक के बाद एक लग्जरी कारें लॉन्च कीं, जैसे 1950 में W72220, जो फुल साइज लग्जरी कार थी, और हर दशक में कोई ना कोई आइकॉनिक मॉडल मार्केट में छा गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।